अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र भर की इससे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी शहर में 10 दिसंबर 2024 को हिंदू महामोर्चा की जानिब से एक मोर्चे का आयोजन किया गया था और उस मोर्चे के बाद डॉक्टर भीमराव जी बाबा साहब अम्बेडकर इनके पुतले के करीब संविधान की किताब की प्रतिकृति की जिस तरह से यहाँ पर विटंबना की थी, उसके बाद में परभनी शहर में जो वहां उसके बाद में यहाँ जिस तरह से जिन लोगों को निष्पाप लोगों को धर दबोचा गया पुलिस की जानिब से, और जिसमें एक लॉ कॉलेज के स्टूडेंट का जिस तरह से यहाँ पर डेथ हो गई है पुलिस की कस्टडी में, जिसको लेकर यहाँ पर उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना की महिला लीडर सुषमा जी अंधारे ये परभनी में आए और परभनी में आने के बाद में यहाँ पर परभनी के बारे में जिस तरह से उन्होंने बात की है कि यहाँ पर पूरी तरह से जो इंसाफ मिलना था वो इंसाफ नहीं मिला है और पुलिस ने जो कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया है ये नहीं, इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इन्होंने जिस तरह से बात कही है कि सिर्फ 10 लाख रुपये ही मुआवजा दिया गया है शहीद के घर वालों को, जबकि 10 लाख रुपए की कोई कीमत नहीं होती है। जान के बदले जान होना चाहिए और उस व्यक्ति को ही जिंदा अगर आप करके दे दे तो बेहतर है। और जिन 2 पुलिस अधिकारियों का नाम मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इन्होंने निलंबित करने में नहीं लिया है, उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी भी मांग इस वक्त इन्होंने की है। और यही नहीं, इसके अलावा बीड़ जिले के संतोष देशमुख प्रकरण में भी उन्होंने नजर डाली और संतोष देशमुख प्रकरण को जिस तरह से उठाकर उन्होंने रखा है, इसके बाद में पत्रकारों से जिस तरह से उन्होंने मीडिया कर्मियों से जिस तरह से बात की है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त सुषमा जी अंधारे इन्होंने दी है और क्या मांग उन्होंने की है खुद उन्हीं की जबानी। वाटतं एकूण सगळं हिवाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान नागपूरमध्ये मी पक्षाच्या वतीने एक पत्रकार परिषद घेऊन या पत्रकार परिषदेमध्ये ठळकपणे मोंडा पोलीस स्टेशनचे पीआय शरद मरे, पीएसआय तुरनर आणि एलसीबीचे पीआय घोरबन या तिघांच्या सस्पेंड ऑर्डर निघाल्या पाहिजेत ही मागणी केली होती। या सगळ्या प्रकरणाची स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशी व्हावी अशी आपण मागणी केलेली होती। याच्या उत्तरादाखल आज मुख्यमंत्री महोदयांनी सभागृहाच्या पटलावर घोरबांड यांचं सस्पेन्शन डिक्लेअर केलेलं आहे। मात्र 2 अधिकारी अजूनही शाबूत आहेत। ते का शाबूत आहेत, कशासाठी त्यांना अजूनही सुरक्षित ठेवलेलं आहे या संबंधाने मी आयजींशी बोलले। दुसरी गोष्ट अशी की एकीकडे तुम्ही म्हणताय की मयत सोमनाथ सूर्यवंशीला एक क्रोनिकल श्वसनाचा विकार होता, परंतु त्याची आई सांगते की त्याला असा कुठलाही विकार नव्हता आणि जर त्याला काही त्रास होत असेल तर तो तुम्ही आम्हाला का सांगितला नाही। असं म्हणणं आहे की आता हे सगळं प्रकरण जे न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झालाय त्याची न्यायालयीन स्वतंत्र चौकशी होणार आहे। एकदा ज्युडिशियल इन्क्वायरीकडे मॅटर गेल्यानंतर हे आमच्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर गेलेलं आहे। सो आता मी याच्यावर उत्तर द्यायला अनेबल आहे। तिसरा मुद्दा असा की मी असं म्हटलं की धुळे, मालेगाव किंवा परभणी हा अतिसंवेदनशील एरिया आहे। जर या एरियामध्ये बंद जाहीर केलेला होता तर आपण त्याच्यासाठी प्रिकॉटरी म्हणजे पूर्व प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून 144 का केलं नाही, त्यावर त्यांनी मला काही ऑर्डर्स आणि पेपर दिलेले आहेत आणि त्यात त्यांचं असं म्हणणं आहे की आम्ही 163 नुसार ध्वनिक्षेपक असतील, इंटरनेट असेल, मोबाईल असेल या सगळ्या गोष्टी वापरासाठी मनाई केलेली होती आणि ती मनाई दुसऱ्या दिवशीच्या रात्री 8 वाजेपर्यंत ते आदेश होते। दुसऱ्या दिवशी रात्री 8 वाजता आम्ही ते माघार घेतलेलं आहे। परंतु जरी आयजी महोदयांनी हे म्हटलेलं असलं तरी सुद्धा 163 ची ऑर्डर कागदावर निश्चितपणे निघालेली आहे। मात्र परभणी शहरामध्ये ही पोलिसांचा बंदोबस्त नव्हता, हा पोलिसांचा गलथानपणा आहे। जी दंगल झाली किंवा जे काही घडलं त्याला पोलिसांचा गलथानपणा, नाकर्तेपणा कारणीभूत आहे, हे नाकारता येणार नाही। यामध्ये अजून एक गोष्ट आपण त्यांना सांगितलेली आहे की ज्या एफआयआर आहे, जसं की विजय वाकोडे यांचं नाव होतं, 63 वर्षीय विजय वाकोडे असूच शकत नाहीत, हे मी माझ्या पहिल्या प्रेसमध्ये सांगितलं होतं। मी आजही त्यावर बोलले। रवी सोनकांबळे असतील, सुधीर साळवे असतील, एक पोलीस भरतीचा विद्यार्थी आहे नंद नावाचा, असे अनेक विद्यार्थी आहेत। यावर आयजींचं अजूनही म्हणणं आहे की ओके, जे लोक आपल्याला इनोसंट वाटतात त्या लोकांचे मोबाईल लोकेशन्स आणि त्या लोकांचे ते समजा विविक्षित कर्तव्यावर कुठे असतील, कुणी स्टडी रूमला असेल, कुणी ऑफिसेसमध्ये असेल, शिकत असेल, प्रवासात असेल, जर अशा पद्धतीने जर त्यांचे लोकेशन ट्रेस आउट होऊ शकत असतील तर आपण आम्हाला ते पुरावे सादर करा। आम्ही ती नावं एफआयआर मधून कमी करायला तयार आहोत
अशा त्यांनी 3-4 गोष्टी मान्य केलेल्या आहेत. मात्र शरद मरे आणि तुर्नर या 2 लोकांवर मात्र ते अजूनही काही बोललेले नाहीत. यावर त्यांचं म्हणणं आहे की मी अधिकची चौकशी करेन. ओके, हरकत नाही. आम्हीही 2 दिवस अजून अधिकची त्याच्यामध्ये माहिती मिळवू आणि त्याच्यानंतर आम्ही ठरवू नवीन वर्षामध्ये नव्याने हे आंदोलन कशा पद्धतीने उभे करायचं. मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनावर काय म्हणणं आहे? बीड असेल, परभणी दोन्ही प्रकरण आपण मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनामध्ये माझा स्पष्टपणे आरोप आहे की सभागृहाच्या पटलावर मुख्यमंत्री महोदयांनी जी माहिती दिली त्या माहितीमध्ये आणि इथे जे काही प्रत्यक्ष घडलं यामध्ये प्रचंड तफावत आहे. मुख्यमंत्री महोदय असं सांगतात की 6:30 नंतर कोम्बिंग ऑपरेशन किंवा कुठलीही अशी कारवाई झाली नाही. पण आमचा स्पष्ट आरोप आहे की 10:30-11ला सुद्धा कार्यकर्त्यांची धरपकड करण्यात आली होती. हा एक भाग. दुसरं, मुख्यमंत्री महोदय असं म्हणतात की त्याला एक अत्यंत जुनाट श्वसनाचा विकार होता ज्यामुळे सोमनाथ सूर्यवंशीचा मृत्यू झाला. परंतु आमच्या हातात जी पहिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिळालेली आहे जी आम्ही तयार केली नाही ती हॉस्पिटलने दिलेली आहे. त्यात स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे की शॉक फॉलोइंग मल्टिपल इंजुरीज हे त्याचं कॉज ऑफ डेथ आहे. त्यामुळे तीही माहिती पुन्हा वेगळी येत आहे. तिसरी गोष्ट अशी की पोलिसांनी पुरेशी काळजीच घेतली नाही, यावर ते काहीच बोलले नाही. अत्यंत महत्वाची गोष्ट, काल मुख्यमंत्री महोदय असं म्हणाले होते की मराठवाड्यातल्या सगळ्या घटनांवर मी बोलणार आहे. ते बोलले, निश्चितपणे बोलले, पण कृती काय केली, निर्णय काय घेतला यावर ते ठोसपणे काहीच बोलले नाही. आम्हाला अपेक्षित असं होतं की त्यांनी ठोसपणे निर्णय ऐकवायला पाहिजे. उदाहरणार्थ जर 5-7 आमदार आपल्याला सांगत असतील की साहेब गडचिरोली सारखं आव्हान म्हणून आपण बीडचं आव्हान स्वीकारा, तर यावर आपण काय ठोस कृती केली, तर ते आपण सांगितलेलं नाहीये. परभणीच्या बद्दल आपण ठोसपणे, म्हणजे शिवप्रतिष्ठानचे अध्यक्ष इकडे कोण होते, शिवप्रतिष्ठानचा मुद्दा काय आहे, तो कन्सर्न काय आहे, त्याची किनार काय आहे तपास कार्यामध्ये, यावरही आपण काहीच बोलत नाही. आंबेडकरी चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांना जेव्हा तुम्ही रडारवर आणता त्यावेळेला त्याला जोडून ज्या इतर अजून काही लिंक येतात त्यांना कधी रडारवर आणणार आहात, हाही आमचा मुख्यमंत्री महोदयांना प्रश्न आहे. अर्थात या सगळ्या संदर्भाने येत्या 2-3 दिवसांमध्ये मी स्वतः मुख्यमंत्री महोदयांची भेट घेईल आणि पुढच्या 8-1 दिवसामध्ये, म्हणजे 4 ते 5 दिवसांमध्ये आदरणीय पवार साहेब सुद्धा परभणीत येत आहेत आणि तेही पीडितांची भेट घेतील. बीडमध्ये आपण तुटपुंजी वाटत नाही 10 लाख 5 लाख? नाही, तुटपुंजी वगैरे काही नाही. लक्षात घ्या, ठीक आहे 10 लाख तुटपुंजी, मग काय 50 लाख भरीव का? मग मुख्यमंत्र्यांनी 50 लाख दिले की आपण आपल्या घरातली पोरं मारायला पाठवायची का पुढे, की खून करून टाका आमच्या लेकराचा आणि 50 लाख द्या? नाही, हे नैतिकतेला धरून नाही. लक्षात घ्या, कुठल्याही जीवाची किंमत होत नाही, ती अनमोल आहे. त्यामुळे 10 लाख रुपये हे सोल्युशन नाहीये. सोल्युशन हे आहे की परभणी सारख्या अतिसंवेदनशील एरियामध्ये अजूनही ऍडिशनल एसपीच का काम करतात, कायमस्वरूपी पोलीस अधीक्षक का नाहीत या कार्यालयाला, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. पण यावर बोलण्यासाठी गृह खातं अस्तित्वात असलं पाहिजे. पण ज्या राज्यामध्ये गृह खातं आणि गृहमंत्रीच नाहीत तिथे आपण एक कायमस्वरूपी पोलीस अधीक्षक नाहीत ही मागणी तरी कुणाकडे करायची? त्यामुळे मला वाटतंय की जे कळीचे मुद्दे आहेत, रिॲक्शनरी मुवमेंटवर काम करण्यापेक्षा मूळ ऍक्शन प्लॅन झालाय का नाही यावर काम करणं जास्त गरजेचं आहे. बीडमध्ये आपणही आहात. बीड मधली परिस्थिती एका एसपीच्या बदलीनं होईल का, आणि परभणीतल्या एका पीआयच्या निलंबनाने हे सगळं थांबलं असं वाटतं, किंवा बीड मधली परिस्थिती बदलायची तर मग एक लक्षात घ्या, बीड असेल, परभणी असेल किंवा अंबड मधल्या 11वीच्या मुलीची आत्महत्या असेल, की कुठलीही घटना असेल ना, एक फार मायन्यूटली विचार केल्यावर आपल्या असं लक्षात येतं की जेव्हा जेव्हा भाजपाचं सरकार येतं, फडणवीस साहेब सरकारमध्ये बसतात, तेव्हा तेव्हा दलित आणि अल्पसंख्याकांवर अत्याचार का होतात, मॉब लिंचिंगच्या घटना का घडतात, हे मॉब लिंचिंग होतं कसं काय, कारण संतोष देशमुखचं एका अर्थाने मॉब लिंचिंग सारखंच झालेलं आहे. हे सगळं का होतं? त्यामुळे मला असं वाटतं की आपण मलमपट्ट्या शोधण्यापेक्षा हा अधिकारी गेला, तो अधिकारी आला, हे सगळं करण्यापेक्षा एकूण सिस्टीम मधले जो लॅक आहे, सिस्टीम मधला जो एक अभाव आहे तो भरून काढणं गरजेचं आहे. नव्या म्हणजे म्हणतात ना की नवा गडी नवं राज्य, तर जर नव्याने पुन्हा एकदा राज्य त्यांच्यासाठी आले, ते म्हणतायत की मी परत आलोय, तर तुम्ही परत कशासाठी आलाय? तुम्ही परत जातीय दंगली भडकू नयेत म्हणून आलेले आहात की जातीय दंगली भडकवणाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी आलेले आहात? हे तरी एकदा आम्हाला कळावं. पुढची भूमिका काय असणार आहे?
नाही, पुढची भूमिका मी माझी ठामपणे मांडते की पोलीस अधिकारी जे 2 आहेत त्या दोघांचं अजून आपण काय त्याच्या संबंधाने निर्णय घेणार आहात ते आम्हाला सांगा। आणि ज्या लोकांवरती गुन्हे दाखल झालेले आहेत त्यातले खूप सारे लोक इनोसंट आहेत, त्यांच्यावरचे गुन्हे कधी काढून घेतले जाणार आहेत त्यावरती बोललं पाहिजे। आणि मुळात परभणीमध्ये अशा पद्धतीने घटना घडणं हेच परभणीच्या सांस्कृतिक जी ओळख आहे त्या ओळखीला एका अर्थाने डाग लागण्यासारखं आहे, जे वाईट आहे। त्यामुळे इथल्या सगळ्याच जात समुदायाच्या लोकांनी जे आतापर्यंत गुन्ह्या गोविंदाने नांदत आलीत त्यांनी कुठल्याही राजकीय पक्ष संघटनांचं बाहुलं होऊ नये हीच अपेक्षा असते। एक ठाण्याचा मुद्दा जो आता गाजतोय की परप्रांतीय विरुद्ध महाराष्ट्र, त्याच्याबद्दल काही ते म्हणत होते बटोंगे तो कटोगे, त्याचा अर्थ आम्ही असा काढायचा का की मराठी माणूस विस्कळीत झाला म्हणून मराठी माणसं मारला चाललेला आहे? मला असं वाटतं की आता जर परप्रांतीयांची मुजोरी सहन करायची नसेल तर मराठी माणूस ये न्यूज कवर करने में हमें सहायता की है परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, ड्यूटी पर वन महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबुली, 24/7 महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान और परभणी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज और उसी के साथ में आयारा मैडम, इन्होंने मिलकर मैं सैयद अखिल। अगर आप पहली बार हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे तमाम जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है इन तमाम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक भेजी है, उसे जरूर फॉलो कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। ये परभणी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। इसका लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सुविधा परभणी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभणी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड इसका लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभणी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको। यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं।
इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है, उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। शादी हो या एंगेजमेंट, छिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।